नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ लगता है। द फोर्स विच इज exerted towards the center is known as centripetal force। उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। if an object is moving in a circular pattern, then a force is exerted by that object towards the center to turn itself is known as the centripetal force। मतलब वो फोर्स जो सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट लगाता है अपने आप को घुमाने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट को घूमना है तो वो सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे अर्थ अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या है? टिल्ट है, झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इतने डिग्री जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। किसकी तरफ झुकी हुई है? सन की तरफ झुकी हुई है। इट मीन्स दैट कि जो अर्थ है जब वो रोटेट करती है सन के अराउंड तो वो भी सन के ऊपर क्या लगाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। तभी वो क्या हो सकती है? मूव हो सकती है, मतलब सर्कुलर मोशन अटेन कर। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट टॉपिक केपलर्स लॉ। Kepler's law of planetary motion. It means that कि when first law इसका when an object is moving in an elliptical orbit, when an object is moving in an elliptical orbit, the sun is at focus. The planet revolving around the sun in an elliptical orbit, the sun is at focus। जब भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो सन उनके हमेशा सेंटर पर रहेगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ। द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरिहेलियन। तो आप देखेंगे जब सन के पास रहेगा प्लैनेट, यहाँ से यहाँ 3-4 महीने जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उस टाइम समर की सिचुएशन होगी और उसको बोलेगा पेरिहेलन। पेरिहेलन, ठीक है। When planet is revolving nearer to the sun, that is known as perihelion, and when it is far, that is aphelion। जब यहाँ पर रहेगा एपीहेलियन, उसको बोला जाएगा एपीहेलियन। जब सन से प्लैनेट दूरी पर रहेगा तो यहाँ पर विंटर में सन से दूरी पर जाता है प्लैनेट। अब जैसे जैसे दूरी पर जाएगा प्लैनेट तो यहाँ पर विंटर सीजन आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी प्लैनेट के सन के अराउंड प्लैनेट जो घूम रहा है वो यहाँ पर घूम रहा है। दैट इज नोन एज पेरिहेलियन। पेरिहेलियन पर घूम रहा है। सेकंड लॉ है केपलर्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? व्हेन प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in an elliptical orbit, then it swept equal area in equal interval of time। जब प्लैनेट सन के नजदीक घूमे तो धीरे धीरे घूमेगा।
यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। बट वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, इस तरफ भी इक्वल एरिया कवर करेगा जब वो स्लो चलेगा प्लेनेट अराउंड द सन, और जब वो फास्ट चलेगा तब भी वो इक्वल एरिया ही कवर करेगा। तो इट मीन्स दैट द प्लेनेट स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लेनेट इक्वल एरिया ही कवर करेगा। आपको यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि ये ज्यादा पोर्शन है, कम पोर्शन है, नहीं, यहाँ पर प्लेनेट धीमे चलेगा तब भी, और यहाँ पर प्लेनेट तेज चलेगा तब भी, उस सिचुएशन में इक्वल एरिया कवर करेगा। ठीक है, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लेनेटरी मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। इट मीन्स दैट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपका कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आर जो है डिस्टेंस है प्लेनेट से सन की, और आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। दैट इज द थर्ड लॉ। तीन लॉ हो गए आपके केपलर के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के हवाले कर देते हैं, मतलब ग्रेविटी के लिए छोड़ देते हैं। When an object is dropped without applying any force, then gravity apply the force on that object to attract itself towards its center। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से एज इट इज छोड़ देते हैं तो ग्रेविटी उस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जब उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को छोड़ के उस पर कोई भी फोर्स अट्रैक्ट नहीं होगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या है, कैसे एक्सेलरेशन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, फ्री फॉल किया जाएगा, तो उस पर ग्रेविटी लगेगी, और वो जो ग्रेविटी होगी वो ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन बॉडी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन जो है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट करेगी और वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कौन, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट due to the gravitational force is known as acceleration due to gravity, and its value is 9.8 meter per second square is the value. Now by the Newton's law, F is equals to g m m upon r square. F is equals to g m m upon r square. R square, capital R is the radius of the earth, capital M mass of the planet, and mass of the object inside the अर्थ। तो कैसे होगा, ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर,
अर्थ के अंदर एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा जो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मास है m। तो फोर्स उस पर कितना लग रहा है, F इजिकल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इजिकल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, तो इसकी एम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एम ए इजिकल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा, तो ए इजिकल्स टू कितना आएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जी से, ठीक है, इसको एम जी भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए लिखो जी लिखो, ए की बात है, ए एक्सेलरेशन है और जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी उसी स्पीड से उसकी तरफ जाएगी। बट अर्थ हमें कभी भी ऊपर उठती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के रेस्पेक्ट में काफी छोटा है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो अर्थ ऊपर आते हुए हमें नजर नहीं आ सकती, और वो ऑब्जेक्ट काफी छोटा है। तो सपोज करो अगर ऊपर से नीचे एरोप्लेन गिर रहा है, तो अर्थ के कंपैरिजन में एरोप्लेन कितना छोटा है, काफी छोटा है ना। इस वजह से तो ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है, कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन से उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, उसकी ग्रेविटी से अप्रोच कर रहा है, तो अर्थ भी उसको उतनी ही स्पीड से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। पर अर्थ हमें कभी भी ऊपर उठी हुई नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ऊपर उठी हुई नजर, क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो काफी छोटा है, राइट। इतना ही आपको करना है इसमें प्रॉपर तरीके से।